नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और इस वक्त की अहम खबरों पर नजर डालेंगे। लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और आइए अब नजर डाल लेते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर में 54% से ज्यादा वोटिंग। 17 जिलों की 94 सीटों के लिए ईवीएम में कैद 1463 उम्मीदवारों की राजनीतिक किस्मत। 10 राज्यों में 54 विधानसभा सीटों पर भी हुआ उपचुनाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव के तीसरे चरण के प्रचार में एनडीए सरकार की वापसी का किया दावा। कहा, सबका विश्वास सबका विकास के मंत्र के साथ काम कर रही है सरकार। महागठबंधन के लिए प्रचार में राहुल गांधी ने कहा, सरकार बनने पर सबको दिया जाएगा बराबर का सम्मान। देश में करीब 92% हुई कोविड से स्वस्थ होने की दर। पिछले 24 घंटे में 58,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को दी मात। सक्रिय मामलों की संख्या 5.5 लाख से नीचे। बंगाल की खाड़ी में मालाबार नौसेना अभ्यास का पहला चरण आज से शुरू। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के बीच उच्च स्तरीय तालमेल और समन्वय करना मकसद। दूसरा चरण नवंबर के मध्य में अरब सागर में होगा आयोजित। और अमेरिका में नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान। मौजूदा राष्ट्रपति रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट के जो बाइडेन के बीच कड़ा मुकाबला। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर का मतदान आज पूरा हो गया। दूसरे चरण की 94 सीटों के लिए 54% से अधिक मतदान हुआ। मतदान के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोगों से वोट डालने की अपील भी की। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर की वोटिंग को लेकर भी मतदाताओं में खासा उत्साह दिखा। सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू होते ही मतदान केंद्रों पर लोगों की कतार लग गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर समेत सभी एहतियाती उपाय अपनाए गए। चुनाव आयोग के मुताबिक कड़ी सुरक्षा के बीच दूसरे दौर का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हो गया। Elections were conducted in a peaceful manner across 94 assembly constituencies in 17 districts of Bihar. My special thanks to our senior citizens, persons with disabilities, women for coming out in large number, undeterred by the difficulties or the personal circumstance. Our thanks goes to all the electoral machinery in the field up to the BLO level and the poll volunteers who have assisted the commission in conducting the election. दूसरे दौर में आने वाली विधानसभा सीटों पर कई दिग्गज नेताओं और उम्मीदवारों ने मतदान किया। युवाओं और महिलाओं के साथ बुजुर्गों ने भी मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इधर बिहार चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार में आज एक बार फिर जनसभाएं हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री ने राज्य में एनडीए की दोबारा सरकार बनने की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार सबका विश्वास सबका विकास के मंत्र का अनुसरण करते हुए समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में मंगलवार को फॉरबिसगंज और सहरसा में एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया। प्रधानमंत्री ने एक तरफ जंगलराज और परिवारवाद के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिनाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार की जनता ने डबल युवराजों को नकार दिया है। आज एनडीए के विरोध में जो लोग खड़े हैं, वो इतना कुछ खाने पीने के बाद अब फिर से बिहार को लालच भरी नजरों से देख रहे हैं।
लेकिन बिहार की जनता जानती है कि कौन बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और कौन अपने परिवार के विकास के लिए आज बिहार में परिवारवाद हार रहा है, जनतंत्र फिर से जीत रहा है। रंगबाजी और रंगदारी हार रही है, विकास फिर से जीत रहा है। आज बिहार में अहंकार हार रहा है और परिश्रम फिर से जीत रहा है। घोटाला हार रहा है और लोगों का हक फिर से जीत रहा है। आज बिहार में गुंडागर्दी हार रही है, कानून का राज वापस लाने वाले फिर जीत रहे हैं। आत्मनिर्भर बिहार की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार का जोर बिहार को नेक्स्ट जनरेशन आईटी हब के रूप में विकसित करना, प्रदेश में नए दुग्ध प्रोसेसिंग उद्योगों का विकास करना, सैकड़ों नए किसान उत्पादक संघों का निर्माण करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते दशक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने आत्मनिर्भर बिहार की मजबूत नींव रखी है। आत्मनिर्भर बिहार यानी बिहार के कुटीर उद्योगों का विकास। आत्मनिर्भर बिहार यानी स्थानीय भाषा में, मातृभाषा में मेडिकल इंजीनियरिंग जैसी तकनीकी शिक्षा की पढ़ाई। आत्मनिर्भर बिहार यानी आईटी पार्क, सॉफ्टवेयर पार्क, हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग पार्क का निर्माण। आत्मनिर्भर बिहार यानी हर गांव में इंटरनेट, हर पंचायत में इंटरनेट। आत्मनिर्भर बिहार यानी छठी कक्षा के ऊपर के सभी छात्र छात्राओं को कंप्यूटर की शिक्षा। जनसभाओं के दौरान प्रधानमंत्री ने देशवासियों से आग्रह किया कि वे त्योहारों के दिनों में जितना संभव हो सके स्थानीय चीजें खरीदने पर ही जोर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इधर विपक्षी दलों ने भी तीसरे और अंतिम चरण के चुनाव प्रचार के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। राजनीतिक दलों के दिग्गज जनसभाओं और रोड शो के जरिए मतदाताओं को लुभाने में जुटे हैं। बिहार के चुनावी समर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को एक बार फिर दांव लगाने पहुंचे। राहुल गांधी ने बिहार में कोढ़ा और किशनगंज में जनसभाएं की। उन्होंने महागठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान की अपील की। बिहार में गठबंधन की सरकार बनेगी तो वो सबकी सरकार होगी। वो किसी एक धर्म की, किसी एक जात की, किसी एक डिस्ट्रिक्ट की सरकार नहीं होगी। वो पूरे के पूरे बिहार की सरकार होगी और उस सरकार में सबका आदर होगा। महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी अपनी जीत का दावा किया है और कहा कि बिहार की जनता इस बार मुद्दों पर वोट डालेगी। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी, ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट और प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस के नेता भी अंतिम चरण के प्रचार अभियान में अपनी ताकत झोंके हुए हैं। बिहार में विधानसभा की 243 सीटों के लिए पहले चरण में 16 जिलों की 71 सीटों पर, जबकि दूसरे चरण में 17 जिलों की 94 सीटों पर वोट डाले गए। बाकी 78 सीटों के लिए तीसरे और अंतिम चरण में 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और मतगणना 10 नवंबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इधर विपक्षी दल के नेता भी तीसरे और अंतिम चरण के चुनाव प्रचार के लिए अपनी पूरी ताकत उन्होंने झोंक दी है। राजनीतिक दलों के दिग्गज जनसभाओं और रोड शो के जरिए मतदाताओं को लुभाने में लगे हुए हैं। और इसके साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर के साथ आज 10 राज्यों में 54 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव भी कराया गया। इसमें मध्य प्रदेश से 28, गुजरात में 8, उत्तर प्रदेश में 7, कर्नाटक, ओडिशा, झारखंड और नागालैंड में 2-2 और तेलंगाना, छत्तीसगढ़, हरियाणा में 1-1 सीट के लिए वोट डाले गए।
नागालैंड में 88% से ज्यादा और तेलंगाना में 82% से ज्यादा मतदान हुआ। वहीं मध्य प्रदेश में 68% से ज्यादा, छत्तीसगढ़ में 72%, गुजरात में 58% से ज्यादा और उत्तर प्रदेश में 7 सीटों के लिए 52% मतदान दर्ज किया गया। इन 54 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती बिहार चुनाव की मतगणना के साथ 10 नवंबर को ही होगी। संसद की कई स्थायी समितियों की आज बैठक हुई। वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति की मंगलवार को बैठक हुई। समिति के अध्यक्ष राज्यसभा सांसद वी विजयसाई रेड्डी हैं। समिति के एजेंडे में अखिल भारतीय सौर उद्योग संघ और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रतिनिधियों का कोविड के बाद अर्थव्यवस्था में निवेश को आकर्षित करने को लेकर उनका विचार जानना था। श्रम मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति की भी मंगलवार को बैठक हुई। इसमें श्रम और रोजगार मंत्रालय की 2020-21 के अनुदान मांगों पर 5वीं रिपोर्ट पर एक्शन टेकन रिपोर्ट्स के मसौदे, कपड़ा मंत्रालय की 2020-21 के अनुदान मांगों पर 6ठी रिपोर्ट, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की 2020-21 अनुदान की मांगों पर रिपोर्ट को मंजूर करना शामिल था। समिति को कपड़ा विकास मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने मैनमेड फाइबर के विकास के बारे में बताया। साथ ही प्राक्कलन समिति की आज हुई बैठक में सरकारी व्यय के बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए हालिया बजटीय सुधारों पर वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधियों के विचार सुने गए। और इसी के साथ यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। विज्ञान प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मॉनसून पर NCAER की रिपोर्ट को आज जारी किया। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि मॉनसून मिशन की वजह से बारिश के पूर्वानुमान से किसानों को और मछुआरों को बहुत लाभ हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक इस मिशन में हुए निवेश से 50 गुना लाभ हुआ है और अभी तक मॉनसून मिशन से 1000 करोड़ का निवेश हुआ, जिससे किसानों और मछुआरों को अनुमानित 50,000 करोड़ रुपए का लाभ हुआ। मॉनसून मिशन से 98% किसान और 76% मछुआरे लाभ हासिल कर चुके हैं। इस मौके पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विज्ञान के प्रति लोगों से जुड़ने का आह्वान किया है। This report has been done, and it has been done by after a thorough study. Credibility of the report, because number one, it's from a very, very prestigious institution, and number two, it has been produced after talking to over 2 lakh farmers and other fishermen, etc. स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में 10 लाख लोगों पर अब 5,991 नए मामले आ रहे हैं और प्रति 10 लाख लोगों पर 89 लोगों की मौत हो रही है, जबकि दुनिया भर में प्रति 10 लाख की आबादी पर 154 मौतें हुई हैं। विश्व स्तर पर भारत की तुलना की जाए तो ये काफी कम है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि हम पिछले लगातार 7 हफ्तों से मामलों में गिरावट देख रहे हैं। पिछले हफ्तों में आने वाले कोरोना मामलों में तेजी में कमी देखी जा रही है। सोलह सितंबर से 22 सितंबर तक औसतन प्रतिदिन 90,000 से ज़्यादा कोविड के नए मामले देश में सामने आते थे। अगर हम पिछला सप्ताह देखें 28 अक्टूबर से 3 नवंबर, तो ये 45,800 नए मामले प्रतिदिन आते हैं। तो ये एक भारी गिरावट आई है नए केसेस में भी। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा कि कोरोना संक्रमण की चेन को रोकने के लिए टेस्ट, ट्रैक, ट्रेस और ट्रीट पर ध्यान देने की जरूरत है। देश में स्थिति बेहतर हुई है, इसे बचाकर रखने की जरूरत है। ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने भी कहा कि मास्क लगाना, समय समय पर हाथ धुलना और सामाजिक दूरी का सबसे ज्यादा ध्यान रखकर ही कोरोना को हराया जा सकता है। Cost of a mask is minuscule. Washing your hands and maintaining distance is absolutely the most cost-effective preventive treatment for this disease, and we should take that with the utmost seriousness, that it is the most cost-effective.
देश में कोविड संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 92% तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 58,000 से अधिक मरीज ठीक हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ठीक होने वालों की संख्या 76 लाख से ऊपर पहुंच गई। देश में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 5.5 लाख से कम हो गई है। रोजाना बड़ी संख्या में कोविड रोगियों के ठीक होने और मृत्यु दर में लगातार आ रही कमी के बाद भारत में सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार गिरावट का रुख जारी है। देश में सक्रिय मामले 5.5 लाख से कम हो गए हैं। देश में इस समय कुल सक्रिय मामलों की संख्या 5,41,405 है, जो कि कुल मामलों का मात्र 6.55% है। जो रिकवर हो गए, भले चंगे हो गए, अपने घरों को चले गए, इसकी वजह से जो एक्टिव केसेस हैं वो आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं केवल 5,41,000 के लगभग हैं, जो कि 6.8% है कुल केसेस का। क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी रेट यानी जब से इन्फेक्शन प्रारंभ हुआ देश में तब से लेकर अब तक ये 7.4 हो गया है। इसमें भी लगातार गिरावट आ रही है। सक्रिय मामलों की संख्या में गिरावट के साथ ही ठीक होने वाले रोगियों की संख्या में भी भारी वृद्धि हुई है। पिछले 24 घंटे में 58,323 रोगियों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। ठीक हुए कुल मामलों की संख्या 76 लाख के पार हो गई है। अब तक 76,03,121 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। इसके साथ रिकवरी दर बढ़कर अब 91.96% हो गई है। जो रिकवरी है वो लगातार बढ़ रही है। आप देखेंगे कि जून में केवल 95,000 रिकवरीज थीं, वो अब बढ़कर 76 लाख या 76 लाख हो गई हैं। देश में 38,310 नए मामले आए हैं। केरल, दिल्ली और महाराष्ट्र में सर्वाधिक 4,000 से ज़्यादा नए मामले दर्ज किए गए। देश में कुल 82,67,623 केस आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 490 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। अब तक 1,23,000 से अधिक लोगों की मौत कोरोना से हुई है। ICMR के मुताबिक अब तक 11,17,89,350 कोविड सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। 2 नवंबर को 10,46,247 सैंपल टेस्ट किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अंतर संसदीय संघ के गवर्निंग काउंसिल के 206वें सत्र का आज तीसरा दिन है। इससे पहले कल पुर्तगाल के सांसद दुआर्ते पचेको अंतर संसदीय संघ के अध्यक्ष चुन लिए गए। दुआर्ते पचेको को 222 वोट मिले, जो 198 वोटों के बहुमत के आंकड़े से अधिक थे, जबकि पाकिस्तानी उम्मीदवार को केवल 52 वोट मिले। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्वीट कर दुआर्ते पचेको को IPU के अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि दुआर्ते पाचेको की अगुवाई में IPU लोकतंत्र के आदर्शों, आम सहमति के निर्माण और बहुपक्षवाद को मजबूत करेगी और एक मजबूत IPU बनाने में मदद मिलेगी। अंतर संसदीय संघ के 206वें सत्र में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कर रहे हैं। उनके साथ लोकसभा सदस्य पूनमबेन, हेमंत भाई माडम और राज्यसभा सदस्य स्वपन दास गुप्ता भी हैं। इस सत्र में कुल 144 देशों के सांसद हिस्सा ले रहे हैं। IPU के प्रत्येक सदस्य संसद के 3 संसद सदस्य गवर्निंग काउंसिल में प्रतिनिधित्व करते हैं, जो मतदान में भी हिस्सा लेते हैं। और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला 3 देशों के यूरोपीय दौरे के दूसरे चरण में ब्रिटेन पहुंचे। लंदन में विदेश सचिव ने ब्रिटिश विदेश कार्यालय के नेतृत्व के साथ आपसी हितों को लेकर बातचीत की। उन्होंने मंत्रियों, प्रमुख अधिकारियों, सांसदों, व्यापार, मीडिया और रणनीतिक समुदाय के लोगों के साथ भी बैठक की। जल्द ही भारत UK साझेदारी में कोरोना वैक्सीन भी सामने आएगी। भारत ने कोविड-19 महामारी की अवधि में खाड़ी देशों को भोजन, दवाओं और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति समेत सभी सहायता का आश्वासन दिया है। भारत खाड़ी सहयोग परिषद की बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लेते हुए ये भरोसा दिया। बैठक के बाद विदेश मंत्री S जयशंकर ने बैठक को सफल और उत्पादक बताया है। वार्ता के दौरान कोविड-19 से रिकवरी के साथ साथ व्यापार और आवागमन के मुद्दों पर भी चर्चा हुई। भारत ने खाड़ी देशों से भारतीय कामगारों और पेशेवरों को अपनी यहां वापसी की सुविधा देने का भी अनुरोध किया।
खाड़ी देशों के प्रतिनिधियों ने अपने देशों में भारतीय स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के योगदान की सराहना की। भारत जीसीसी के महासचिव नेफ फलाह मुबारक अल हज़ाफ के अलावा बहरीन, यूएई, कुवैत, सऊदी अरब और कतर के विशेष प्रतिनिधि भी बैठक में शरीक थे। और बंगाल की खाड़ी में मालाबार नौसेना अभ्यास के 24वें संस्करण का पहला चरण आज से शुरू हो गया। यह अभ्यास बंगाल की खाड़ी में विशाखापत्तनम में 6 नवंबर तक चलेगा। अभ्यास में भारतीय नौसेना, अमेरिकी नौसेना, जापान समुद्री आत्मरक्षा बल और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय नौसेना की ओर से युद्धपोत, शिवालिक, पेट्रोल जहाज सुकन्या, फ्लीट स्पोर्ट शिप शक्ति और सबमरीन सिंधुराज इस अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा एडवांस्ड जेट ट्रेनर हॉक, लंबी रेंज का समुद्री पेट्रोल विमान P-81, समुद्री पेट्रोल विमान डॉर्नियर और हेलीकॉप्टर भी अभ्यास में हिस्सा लेंगे। और अमेरिका में नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। सुबह के वक्त युवाओं में खासा जोश देखा गया। मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट नीति आगे को रखते हुए चुनाव में जीत का भरोसा जताया। वहीं उनके प्रतिद्वंदी जो बाइडेन ने लोगों से डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के विरोध में उन्हें समर्थन देने की अपील की है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों के जोश पर कोरोना महामारी का भी असर नहीं दिखा। कई इलाकों में स्थानीय समय अनुसार सुबह 6 बजे से ही मतदान केंद्र खोल दिए गए। लोगों ने भी मौसम का फायदा उठाते हुए जमकर मतदान किया। I have been voting all my life and never missed a primary or never missed a voting since I was voted. Primary or I always vote because it's very important. They fought. I believe that they're going to get things done. I believe they're going to spend the money to upgrade my neighborhood, to make my life, my kids' life, their kids' life better than it was. मतदान से एक दिन पहले रिपब्लिकन उम्मीदवार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार और पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन ने मतदाताओं से अपील की और उनसे उनका सहयोग मांगा। We have made America strong again. We have made America proud again. We're proud again. We're respected. We're respected again. We have made America safe again. And we will make America great again. Tomorrow's the beginning of a new day. Tomorrow, we can put an end to a presidency that has left hard-working Americans out in the cold. Tomorrow, we can put an end to a presidency that has divided this nation, fanned the flames of hate. Tomorrow, we can put an end to a presidency that has failed to protect this nation. अमेरिका में करीब 25 करोड़ 76 लाख मतदाता हैं और इनमें से करीब 10 करोड़ मतदाता पहले ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं। अमेरिका में वोटों की गिनती में कुछ दिन लगेंगे और कुछ प्रांतों में हफ्ते भी लग सकते हैं। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच मुकाबला कड़ा है और अमेरिका की राजनीति के हिसाब से आने वाले दिन काफ़ी दिलचस्प रहेंगे। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। प्रसिद्ध वायलिन वादक और पद्म पुरस्कार से सम्मानित टी.एन. कृष्णन का सोमवार शाम चेन्नई में निधन हो गया। उनकी उम्र 92 वर्ष थी। उनके निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया। राष्ट्रपति ने ट्वीट करके कहा है कि टी.एन. कृष्णन का संगीत के क्षेत्र में काफी योगदान रहा। उन्होंने भावपूर्ण प्रस्तुतियों की वजह से पद्म भूषण सहित कई पुरस्कार जीते। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि प्रसिद्ध वायलिन वादक टी.एन. कृष्णन के निधन से व्यथित हूं। उनका निधन संगीत की दुनिया के लिए एक बड़ा नुकसान है, विशेष रूप से कर्नाटक संगीत के लिए। वो रागों के सार को पकड़ने के लिए जाने जाते थे और उन्होंने दशकों तक श्रोताओं को अपने संगीत से मंत्रमुग्ध किया। शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके टी.एन. कृष्णन के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने कहा कि प्रख्यात वायलिन वादक टी.एन. कृष्णन के निधन से संगीत जगत में एक बहुत बड़ा खालीपन आ गया। उनकी रचनाओं ने भावनाओं की एक विस्तृत श्रेणी और भिन्न संस्कृति को बड़ी ही खूबसूरती से उकेरा है। वो युवा संगीतकारों के एक उत्कृष्ट गुरु भी थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्वीट कर कहा कि पद्म पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात वायलिन वादक टी.एन. कृष्णन की मृत्यु संगीत जगत के लिए अपूरणीय क्षति है।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील, कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। नमस्कार।